ऑलराइट, सो आज हम फर्स्ट इंग्लिश के अंदर एक पोम स्टार्ट करने वाले हैं. दिस पोम इज़ पोम नंबर 3. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक ऑफ इंग्लिश. तो जो इंग्लिश की न्यू बुक आई है 2022 में सिंध बोर्ड के अंदर, उसके अंदर कुछ पोम्स जो है वो न्यू हैं, कुछ पोम्स ओल्ड हैं. तो जो ओल्ड पोम्स हैं उसमें से लूसी ग्रे, एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, ठीक है, ये पोम्स ली गई हैं और बाकी न्यू पोम्स उसके अंदर डाले गए हैं. पोम्स की तादाद 7 कर दी गई है, 7 कर दी गई है. उसमें से पोम नंबर जो 3 है आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओज़िमेंडियस. ओज़िमेंडियस. सो दिस पोम वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन फेडरल बोर्ड. जैसे मैंने आपको बताया था इस्लामाबाद बोर्ड से चीज़ें न्यू बुक के अंदर डाली गई हैं. तो ये जो नज़म थी फर्स्ट ईयर के इस्लामाबाद बोर्ड के जो स्टूडेंट थे ना, उनकी बुक में आज भी है ओज़िमेंडियस. और सेम वही आप आपकी सिंध बोर्ड में आ गई है. केमिस्ट्री के अंदर भी अक्सर फेडरल की चीज़ें डाल दी गई, इंग्लिश में भी डाल देंगे फेडरल से उठाकर चीज़ें, ठीक है. सो ओज़िमेंडियस, ताकि एक तरह से सबका कोर्स सेम हो जाए, सिलेबस सेम हो जाए, इसके करने के लिए पूरे पाकिस्तान का ये किया गया. तो ओज़िमेंडियस सबसे पहले तो टाइटल पे आते हैं कि ओज़िमेंडियस के मतलब क्या है. ओज़िमेंडियस असल में एक नाम है. किसका नाम है? ग्रीक नेम. ग्रीक नेम में होता है यूनानी नाम. ग्रीक यूनानी, ग्रीस एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर दैट इज़ कॉल्ड के जो लोग रहते हैं उसकी जो ज़बान है वो यूनानी होती है, तो दैट इज़ ग्रीक. ग्रीक नेम है इजिप्शियन फरोआ. इजिप्शियन मीन्स मिस्री, जो मिस्र से बिलोंग करते हैं. मिस्र इजिप्ट एक कंट्री है, उसकी प्रॉपर एडजेक्टिव है इजिप्शियन. जो लोग मिस्र से बिलोंग करते हैं उनको मिस्री या इजिप्शियंस कहा जाता है. फरोआ किसे कहते हैं? फरोआ वॉज द टाइटल ऑफ किंग ऑफ इजिप्ट. मिस्र के जो बादशाह हुआ करते थे कदीम ज़माने में, वेरी ओल्ड टाइम. अभी तो इजिप्ट के अंदर भी डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लेकिन हज़ारों साल पहले मिस्र में बादशाहत थी, मोनार्की थी, किंगडम था वो, इजिप्शियन किंगडम. तो उसमें क्या था कि उस दौर में बादशाह हुकूमत क्या करते थे, और मिस्र के बादशाहों का जो लक़ब होता था ना, इंग्लिश में उसको फरोआ कहते हैं. फरोआ कोई नाम नहीं है, लक़ब है. और उर्दू में इसको हम, अरबी में हम लोग कहते हैं फ़िरौन. इसको फ़िरौन, अरबी में इसी को फ़िरौन लिखा जाता है, इंग्लिश में फरोआ लिखते हैं. कुरान पाक में अक्सर तस्करा है फ़िरौन का. तो बहुत सारे फ़िरौन गुजरे हैं. फ़िरौन को एक शख्स नहीं, याद रखिएगा. फ़िरौन बादशाहों का लक़ब है इजिप्ट के. कई फ़िरौन गुजरे हैं इजिप्ट के अंदर. उनमें से एक फ़िरौन था, एक फरोआ था जिसका नाम था रैमसेस II, रैमसेस सानी, रैमसेस II. रैमसेस नाम था फ़िरौन का. एक फरोआ का नाम था इजिप्शियन फरोआ का रैमसेस, जिसको ग्रीक्स क्या कहते हैं? ओज़िमेंडियस. उसका नाम किताबों में ओज़िमेंडियस में मिलता है और रैमसेस II भी मिलता है. ही वॉज एन इजिप्शियन फरोआ, वो एक मिस्री बादशाह था, ठीक है. और ये रैमसेस II ये सबसे मशहूर, ही वॉज द मोस्ट फेमस फरोआ इन इजिप्ट. सबसे मशहूर जो फ़िरौन था इजिप्ट के अंदर वो था रैमसेस II, रैमसेस सानी. ये वही फ़िरौन है जिसका वाक़या आपको जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में जिसका तज़किरा मिलता है, सुना होगा आपने लोगों ने उसके बारे में, ठीक है. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, तो उसमें एक फ़िरौन का तज़किरा आता है कि एक फ़िरौन एक शख्स था जिसने एक बार कहा था कि बनी इसराइल में जितने बच्चे पैदा हों, क्योंकि उसको किसी ने बताया था बनी इसराइल कौम का कोई लड़का जो है वो तुझे ख़त्म कर देगा, मार देगा. तो फ़िरौन ने कहा था, उस ज़माने के रैमसेस II ने, उसने कहा था कि जितने भी बनी इसराइल के घर पे बेटे पैदा हों उनको मार दिए जाएं. बनी इसराइल एक ख़ानदान, एक कबीला है, तो एक एक करके बनी इसराइल के घर से सारे बेटों को मारा गया. फिर एक औरत के घर पे बेटा पैदा हुआ, उसने सोचा कि उसको भी मार दिया जाएगा. वो बनी इसराइल की औरत थी. उसने उस बेटे को संदूक में डालकर, संदूक में बंद करके दरियाई नील में बहा दिया, रिवर नाइल में. और वो अल्लाह का करना ये हुआ कि वो दरियाए नील से बहता बहता वो फ़िरौन के महल के किनारे आकर रुक गया. एक मुलाजिम फ़िरौन का उसको लेकर अंदर आ गया, और फ़िरौन की बीवी थी आसिया, आसिया नाम था. आसिया ने उसको खोला संदूक को, तो उसने देखा कि उसके अंदर एक खूबसूरत बच्चा है, जो कि मतलब एक प्यारा बच्चा है, जिसको मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे वो असल में. और फाइनली मूसा अलैहिस्सलाम की जो परवरिश है वो फ़िरौन के घर पे ही होनी शुरू हो गई. ये अल्लाह का करना ये हुआ कि दुश्मन उसी घर में अल्लाह ताला ने उनको जो है वो पाल कर दिखाया. बचपन से सुनी होगी आपने एक कहानी. उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बड़े हुए तो फिर उनको पता लगा कि बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करते हैं फ़िरौन और उसके कारिंदे. तो एक बार एक बनी इसराइल का एक कारिंदा जो है वो फ़िरौन का एक सर्वेंट होगा, वो बनी इसराइल के किसी शख्स पर जुल्म कर रहा था. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक ज़ोर का मुक्का मारा, यहाँ तक कि वो मर गया. जब वो मर गया तो ये ख़बर जब फ़िरौन तक पहुँची तो फ़िरौन ने क्या कहा भाई कि मतलब हम इनको पकड़ लेंगे, अब हम इनको सज़ा देंगे.
तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने सारे लोगों को जो उनके मानने वाले थे उनको लेकर निकले वहाँ से। जब लेकर निकला तो दरिया आ गया बीच में। तो दरिया में क्या किया उन्होंने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, उनके पास एक असा था, लाठी थी। लाठी जब उन्होंने समंदर में मारी तो क्या हुआ था, समंदर बीच से तो जो है वो फट गया था, वो पूरा बीच से रास्ता निकल गया था, दो तरफ बीच में खुश्की आ गई थी, ठीक है ना। रेड सी था वो, बहरे कलज़म जिसको हम कहते हैं, रेड सी, बहरे अहमर। तो अब फिर फाइनली वहाँ तो सारे मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोग सारे चले गए। जब फ़िरौन का लश्कर पीछे से आया और जब बीच समंदर में पहुँचा तो अल्लाह ताला ने क्या किया, दोबारा समंदर को मिला दिया। इस तरह फ़िरौन का सारा लश्कर घर के आब हो गया। बहुत बार आपने ये कहानी सुनी होगी इस चीज़ के बारे में। अच्छा, फ़िरौन की उस लाश को अल्लाह ताला ने क्या किया, दुनिया भर के लिए इबरत का निशान बना दिया। उसकी लाश को अल्लाह ताला ने गलने सड़ने से रोक दिया। उसकी एक ममीफाइड हो गई ना पूरी, वो फ़िरौन की लाश आज भी आपने देखा होगा कि वो म्यूज़ियम के अंदर रखी गई है और आज भी वो लाश सलामत है, जबकि कई साल हो चुके हैं। तो वो उसी शख्स को, उसी फ़िरौन को ओज़िमेंडियस ग्रीक्स में कहा करते थे। बस समझ आ गया ओज़िमेंडियस का क्या मतलब है, ओज़िमेंडियस इस नाम के क्या मतलब है, इस पोम जो आज हम पढ़ने वाले हैं। द ग्रीक नेम ऑफ इजिप्शियन फरोआ रैमसेस II। उसको हम लोग सिर्फ फ़िरौन कहते हैं, लेकिन फ़िरौन तो हर कोई हो सकता है। उस ख़ास फ़िरौन का नाम है रैमसेस II, ठीक है। और ग्रीक में उसको कहते हैं ओज़िमेंडियस। क्लियर है? यहाँ तो कोई मसला, नो इशू। हर एक बात को समझें, हर एक पॉइंट को समझें। ये एक सोनेट है, दिस इज़ अ सोनेट। सोनेट तो एक चॉकलेट का नाम तो है ही, लेकिन सोनेट इसके साथ साथ सोनेट जो है वो एक टाइप ऑफ पोम है, एक शायरी की किसी में सोनेट। सोनेट किस तरह की शायरी होती है, 14 लाइन्स पोम। एक ऐसी नज़्म है जिसमें 14 लाइनें हो, 14 लाइन्स हो। 14 लाइन्स होती हैं और वो 14 लाइन कितने स्टैंजा में होती हैं, 2 स्टैंजा। 2 स्टैंजा के अंदर वो 14 लाइन्स होती हैं। इनमें से फर्स्ट स्टैंजा 8 लाइन्स का होता है, उसको ऑक्टेव कहते हैं, और सेकंड स्टैंजा 6 लाइन का होता है, उसको सेस्टेट कहा जाता है। ये जो नज़्म आपके सामने बोर्ड पर दिख रही है टोटल 14 लाइन्स की हैं। 8 + 6 = 14 लाइन्स। ये 8 लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये 8 लाइन्स कहलाती है। ये स्टैंजा है ऑक्टेव और ये सेकंड स्टैंजा जो आपको दिख रहा है दिस इज सेस्टेट, जो कि इसमें 6 लाइन्स है। क्लियर है? ये ओवरऑल बन गया ये सोनेट। सोनेट इज़ अ टाइप ऑफ इंग्लिश पोम। MCQs के लिए याद रखिए। अब लिखा किसने, पोएट कौन है, शायर का नाम है पर्सी बिश शैली। इसको अगर हम उर्दू में पढ़ेंगे ना तो इसको हमें दिस इज़ बिश, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। पर्सी बिश शैली, 3 लोगों के नाम नहीं है, एक ही बंदे का नाम है। नाम काफ़ी लंबा है, पर्सी बिश शैली। और पोइटेस नहीं है, पोएट हैं, शायर हैं। नाम से थोड़ा फीमेल टाइप का नाम लग रहा है, बट ये मेल नेम है। शायर हैं, शायरा नहीं है। पर्सी बिश शैली, इनको हम नॉर्मली सिर्फ शैली भी कहते हैं इंग्लिश पोइट्री के अंदर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट्स हैं। मैंने आपको पढ़ाया था लूसी ग्रे के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में 4 सबसे बड़े रोमांटिक पोइट्स मशहूर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स और शैली। ये 4 शायर हैं जो रोमानवी दौर में, रोमांटिक पीरियड में, सन 1700 से 1800 के बीच में सबसे मशहूर शायरी लिखा करते थे। सबसे अच्छी शायरी उन्होंने की, दैट इज़ शैली। ही बिलोंग्स टू रोमांटिक एरा, रोमांटिक पीरियड, ठीक है। रोमानवी दौर के शायर थे शैली। और रिलीजन वाइज अगर हम इसको कहें तो रिलीजन वाइज थे अथीस्ट। ऐसे थोड़ी बहुत इनकी स्टोरी बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूँ। शैली वॉज एन अथीस्ट, वो अथीस्ट थे। अथीस्ट कौन होता है? द वन हु डजंट बिलीव इन एनी गॉड, जिसका किसी खुदा पर ईमान नहीं होता, जो किसी खुदा पर ईमान नहीं लाता, जो कहता है देयर इज़ नो गॉड इन दिस वर्ल्ड, तो दुनिया में खुदा का कोई वजूद है ही नहीं, किसी तरह के किसी खुदा का वजूद दुनिया में नहीं है, ऐसा बंदा कहलाता है अथीस्ट। दुनिया में है ऐसे लोग, पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे बट यूरोपियन साइड पर आपको मिलेंगे। तो शैली वॉज ऑल्सो एन अथीस्ट। शैली भी एक अथीस्ट था, या अथीस्ट थे, और उन्होंने तालीम हासिल की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उन्होंने क्या किया, जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने किताब लिखी थी, उसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ अथीज़म। द नेसेसिटी ऑफ अथीज़म, इल्हाद की ज़रूरत। अथीज़म मतलब आज के दौर में अथीस्ट होना ज़रूरी है। इस पर पूरी उन्होंने एक पम्फलेट लिख दिया, और पम्फलेट लिख कर उन्होंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया ऑक्सफोर्ड के अंदर। अब ये मना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनको एक्सपेल कर दिया गया इस बात पर। एक्सपेल मतलब निकाल दिया गया, नाम काट दिया गया उनका यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो फाइनली उनको अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने एक 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल से मतलब एक शादी कर ली, और एक शादी उन्होंने पहले की, उसके बाद फाइनली जो है उसको उस फर्स्ट वाइफ को जो उन्होंने डाइवोर्स दे दिया। शादी की और कुछ सालों में उसको डाइवोर्स कर दिया, और उन्होंने किसी और एक औरत से शादी कर ली जिसका नाम था मैरी शैली। लिखना नहीं है सब, जैसा आप याद मतलब ऐसे सुन लें। मैरी शैली, उनका नाम था मैरी गॉडविन। मैरी गॉडविन नाम था
वो भी एक नॉवेलिस्ट थी, फ्रैंकेनस्टीन नाम से एक बहुत मशहूर नॉवल उन्होंने लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। दैट इज नेम वॉज मैरी गॉडविन। मैरी गॉडविन ने शैली से शादी कर ली तो वो मैरी शैली बन गई। उसके बाद दुनिया भर ने उनको मैरी शैली के नाम से जाना, शैली की वाइफ। अब फर्स्ट वाइफ जो थी ना, वो उसको सह नहीं पाई सदमे को ना, डाइवोर्स के, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। जो फर्स्ट वाइफ जो थी उनकी, जिसको उन्होंने डाइवोर्स दिया था, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। और इस बात का बड़ा रिग्रेट रहा इसको, शैली को बड़ा रिग्रेट किया, अफसोस किया उन्होंने कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। तो फाइनली आगे जाकर जब वो 30-32 साल के थे, 30-32 ईयर्स के थे, तो एक समंदर में, एक स्पेसिया एक इलाका था, वहाँ पर एक समंदर था, तो वहाँ पे एक बोट में जा रहे थे, वहाँ से छलांग लगा के उन्होंने सुसाइड खुद कर लिया, खुदकुशी कर ली। ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पर्सी बिश शैली। ज़्यादा नज़में नहीं, कुछ नज़में लिखी हैं, बट जो नज़में लिखी हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। शॉर्ट पोम्स लिखा करते थे, जिसमें से एक आज हम पढ़ने वाले ओज़िमेंडियस। थोड़ा सा शायर के बारे में इंट्रोडक्शन लोगे तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में कि शायर था कौन जिसने इसको लिखा। सिर्फ नाम पढ़ने से तो इतना नहीं इंटरेस्ट डेवलप होता ना। तो थोड़ी बहुत बातें बता दी। अगर आपको चीज़ें लिखनी है तो रिकॉर्डिंग में आपको अपलोड कर दूंगा रात 10-11 तक, आप वहाँ से दोबारा से देख कर लिख सकते हो सारी चीज़ें। अब ओज़िमेंडियस, फ़िरौन, आपको पता है फ़िरौन एक बड़ा, कह लो कि ना, मगरूर और घमंडी मुतकब्बिर बादशाह था और ख़ुद को खुदा कहलवाता था। कहता था मैं खुदा हूँ, मेरी ही इबादत करो, फ़िरौन कहता था। कुरान पाक में इसका तस्करा है। इतना घमंड था उसको। उसके दौर में बकर से बहुत तरक्की थी, बड़े बड़े पिरामिड्स वगैरह ये सब उसी के दौर में बने, रैमसेस II के दौर में, ओज़िमेंडियस के दौर में। और उसने एक बहुत बड़ा पुतला अपना बनवाया हुआ था इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट पहले कहा जाता बड़ा हरा भरा था, बहुत खुशहाल था, दुनिया के सुपर पावर्स में से था। तो ओज़िमेंडियस ने, रैमसेस II ने अपने एक बड़ा मुजस्मा, एक स्टेचू बनवाया था। एक स्टेचू बनाया था, काफ़ी बड़ा मुजस्मा था, कोलोसस एक टाइप का था, एक बड़ा मुजस्मा था, एक वेरी बिग स्टेचू था, जिसमें वो कंप्लीट, मतलब ऊपर से नीचे तक कंप्लीट उसकी जो है उसमें छवि बनी हुई थी। और उसके नीचे उसने लाइंस कुछ लिखवा दी थी कि माई नेम इज़ ओज़िमेंडियस, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क, सी माइटी एंड डिस्पेयर। घमंडी लाइंस लिखवा दी थी कुछ कि मेरा नाम मैं किंग्स ऑफ द किंग्स हूँ, बादशाहों का बादशाह हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं, ये वो कहता था। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको पता अल्लाह ताला ने उसको एक समंदर के बीच में घर के आप कर दिया। कुरान पाक में पूरा तस्करा है इसका। इसी चीज़ के बारे में शैली, अगरचे क्रिश्चियन है लेकिन बाइबल में भी तस्करा है, तो इस चीज़ को बता रहे हो। तो यहाँ उसका थीम क्या है इस नज़्म का जो आज हम पढ़ने वाले हैं? द मेन थीम इज़ दैट ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ पीपल हु थॉट देमसेल्फ इंडिस्पेंसिबल। ग्रेवयार्ड्स, कब्रिस्तान भरे हैं उन लोगों से जो खुद को समझते थे कि उनको कभी मौत नहीं आएगी, कभी मरेंगे नहीं वो। बट आपको पता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर ज़ीरो को मौत का जायका चखना है। बड़े से बड़ा बादशाह क्यों ना हो, मरेगा वो, आज नहीं तो कल, है ना। शायर कहते हैं, मैंने नज़्म भी लिखी है यहाँ पर, कि अजल नहीं छोड़ा ना किसरा ना दारा, उसी से सिकंदर सफ़ाते भी हारा। अजल मतलब होता है मौत। अजल नहीं छोड़ा ना किसरा ना दारा। किसरा और दारा ये दो बादशाह के नाम हैं। किसरा ईरान का बादशाह था, ठीक है। अजल नहीं छोड़ा ना किसरा ना दारा, उसी से सिकंदर सफ़ाते भी हारा। सिकंदर बादशाह भी मर गया था फाइनली। और सिकंदर बादशाह जब मरा था तो उसने बोला था मेरे दोनों हाथ बाहर रखना जनाजे से, मेरे कफन से बाहर रखना। मैं लोगों को ये दर्स देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया का बादशाह सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भी जब कब्र में उतरता है तो खाली हाथ जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। अजल नहीं छोड़ा ना किसरा ना दारा, उसी से सिकंदर सफ़ाते भी हारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा, हर एक ले के क्या क्या ना सुतरा सदारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये व्रत की जाहे तमाशा नहीं है। ये तुझको दुन है रहूँ सबसे आला, हुज़ीनत निराली और फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। रो मत देना तुम लोग, ठीक है। अच्छा, बट बात रियलिटी है, मजाक में उठाया जो भी उठाए, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम दिस इज़ रियलिटी, यही हकीकत है। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है ना भाई। माइकल जैक्सन कहा करता था कि भाई मैं कभी मरूंगा नहीं, मुझे कहीं मौत नहीं आएगी। जब वो हाथ मिलाता था ना तो दस्ताना एक पहना करता था माइकल जैक्सन अपने हाथ में, तब वो हैंड शेक करता था, वरना हैंड शेक भी नहीं करता था। जब वो खाना खाता था ना तो लैब से टेस्ट होकर उसका खाना आया करता था, उसमें जहर वगैरह तो नहीं है, कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है। 50 डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए होते थे, जो उसके ब्लड प्रेशर वगैरह का वक्त चेक कर रहे होते थे। ये था माइकल जैक्सन, किसी ज़माने में बहुत बड़ा स्टार था, सुना होगा MJ। लेकिन क्या हुआ, उसको भी 40-50 साल की उम्र का था, मर गया। मरा ऐसा कि जब मर गया तो पता भी नहीं किसी को कि वो मौत उसकी आ गई है, ठीक है, ज़्यादा हो गया। तो मरा ऐसा है कि उसकी मौत हो गई, उसको पता भी नहीं था। तो उसकी लाश से स्मेल आ रही थी,
तो लोगों ने जब गेट खोला उसके अपार्टमेंट का तो पता लगा कि भाई बंगले का, तो कि वो मर गया। लोग ऐसे मर गए। नमरूद बहुत बड़ा बादशाह समझता था अपने आप को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में आतिश नमरूद रोशन की थी उसने। तो नमरूद कहता था मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं खुदा हूँ। अल्लाह ने पता उसकी जान कैसे ली, एक छोटे से मच्छर से, वो भी लंगड़ा था। एक लंगड़ा मच्छर उसके नाक में घुस गया और दिमाग पे चला गया और दीवार पे सर मार मार के मर गया। कहता था कोई इंसान उसके पास आता पहले बोलता था मुझे एक सर पे मेरे जूता मारो पहले, क्योंकि सर में इतना दर्द रहता था उसके नमरूद के, उस मच्छर की वजह से। फाइनली सर पे दीवार पे सर मारा और मर गया। तो ये हकीकत है ज़िंदगी की। बड़े बड़े बादशाह भी जिंदा नहीं रहते हैं। यही मैसेज आज हम देने वाले इस नज़म के ज़रिए। बहुत बेहतरीन नज़म लिखी है शैली ने, ओज़िमेंडियस, जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ नज़में अच्छी डाली हैं नई बुक के अंदर ना, तो वो फर्स्ट टाइम मैं खुद भी इसको पढ़ा रहा हूँ, आप भी फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं। पूरा कराची फर्स्ट टाइम पढ़ेगा जब मैं उसको अपलोड करूँगा लेक्चर को, तो पूरी डिटेल में कर रहे हैं ना डिस्कस। अच्छा, ओज़िमेंडियस ने क्या किया था बच्चों, एक बहुत बड़ा मुजस्मा अपना तैयार किया था शहर में, इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर। इजिप्ट के थे ये, मिस्र के थे। तो फाइनली क्या हुआ, बाद में जब ये मिस्र बादशाह ख़त्म है मिस्र में ना, जंगों की वजह से, किसी भी वजह से इसका ये मुजस्मा टूट कर गिर गया। तो सिर्फ उसके लेग्स बच गए, टॉर्सो नहीं था उसका, मतलब लेग्स बच गए, और उसका को जो सर था वो कहीं दूर कहीं पड़ा हुआ था ज़मीन में, रेत के अंदर, डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान के अंदर। इसी एक मंज़र के बारे में शैली लिख रहे हैं। कितना बड़ा बादशाह था, उसके बावजूद उसका क्या हाल हुआ, दुनिया में वो नहीं रहा, ठीक है। तो यही थीम है, ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ पीपल हू थॉट देमसेल्व्स इंडिस्पेंसिबल। आप कब्र में जाकर देखो, टूटी फूटी कब्रें ऐसी हैं जिसमें वो लोग बसे हैं जो समझते थे हमें कभी मौत ना आएगी, हम कभी मरेंगे नहीं। अथीस्ट था, लेकिन देखो मरना सबको है, ये अथीस्ट को भी पता है। ये वाला पॉइंट तो एक अथीस्ट भी समझता है। एक जो खुदा को इनकारी है, खुदा का इनकार करने वाला शख्स है, उसको भी मौत आनी है। मौत तो सबको आनी है, तभी तो कह रहे ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ही मौत है, उसको झुटला कोई नहीं सकता, अथीस्ट भी नहीं झुटला सकता। मरने के बाद क्या होगा वो एक अलग बात है, अथीस्ट उसके बारे में अलग सोच रखेगा, लेकिन मरना तो है ना, ये तो सबको पता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, एवरीबडी सेज के डेथ इज़ परमानेंट, है ना, कि डेथ जो है वो लाजमी आएगी। अब ठीक है, नज़्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्टेव स्टडी करेंगे। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैं मिला, मीट के सेकंड फॉर्म में मेट, मीट के सेकंड फॉर्म में मेट। मैं मिला एक ट्रैवलर से। ट्रैवलर से मुराद क्या है, मैं मिला एक मुसाफिर से। फ्रॉम एन एंटीक लैंड, जो एक कदीम, एक पुराने ज़मीन से, पुरानी धरती से, पुराने मुल्क से कहीं से आया था। या एंटीक लैंड से मुराद क्या ले रहे हैं बच्चों, इजिप्ट, मिस्र। मैं मिला एक शख्स से, शैली कहते हैं मैं मिला एक शख्स से जो कहीं किसी कदीम किसी मुल्क से होके आया था, मतलब इजिप्ट से होके आया था। आज भी आप इजिप्ट जाएंगे ना तो वहाँ बहुत सारी कदीम चीज़ें हैं मिस्र के अंदर। पिरामिड्स दिखेंगे, स्फिंक्स उसके अंदर आपको दिखेगा, ठीक है, और उसके अलावा ममीज़ वगैरह बहुत सारी उसके अंदर से निकली हैं, और कदीम पुरानी पुरानी इमारतें इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर आपको दिखती हैं, है ना। दी ममी मूवी जो है ना, हॉरर मूवी दी ममी, उसके अंदर भी उसको दिखाते हैं, इजिप्ट के सिविलाइजेशन को दिखाते हैं। रेगिस्तान टाइप का इलाका पूरा होता है, देखा होगा आपने उसको। और कहीं क्या पर कोई तिकोनी बिल्डिंग बनी हुई है, पिरामिड्स वगैरह, कहीं शेर जैसा एक पूरा मुजस्मा लगा हुआ है, स्फिंक्स। सुना है कब इसके बारे में, सुना होगा। इजिप्ट एक हज़ारों साल पहले, लेकिन किसी ज़माने में सुपर पावर था ये। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000-4000 साल पहले थी ना हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो की तहज़ीब, उस ज़माने में इजिप्ट में भी बहुत ज़्यादा गोल्डन एरा उसका चल रहा था। एक दौर था इजिप्ट ने गुजारा है। अब वो पावर नहीं है उसकी जो किसी वक्त में थी इजिप्ट की। जैसे ग्रीक्स ख़त्म हो गए वैसे इजिप्ट ख़त्म हो गए। तो कहते हैं मैं मिला एक मुसाफिर से जो कदीम ज़मीन से आया था, एक एंटीक लैंड से आया था, मिस्र से आया था, इजिप्ट से आया था। हु सेड, उसने कहा, उसने बताया मुझे। अब ये उसकी लाइन से, वो जो शख्स शैली जिससे मिले हैं वो क्या देख कर आया है वो ये बता रहा है। 2 वास्ट एंड ट्रंकलेस लैंक्स ऑफ स्टोन, 2 बहुत बड़े और बिना धड़ के टांगें पत्थर की बनी हुई, स्टैंड इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में मौजूद है, रेगिस्तान में खड़ी हुई है। मैं देख कर आया एक मंज़र, कि उस मंज़र क्या है कि एक रेगिस्तान में, एक डेजर्ट में 2 लेग्स हैं, और उसमें क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ नहीं, ट्रंकलेस, ट्रंक नहीं है, धड़ नहीं है, बिना धड़ के, तो वो टूटा हुआ है वहाँ से, पत्थर का मुजस्मा, पत्थर के एक मुजस्मा में देख कर आया हूँ इतना बड़ा, बहुत बड़े बड़े 2 लेग्स हैं, 2 टांगें हैं, ठीक है, और उसके अलावा धड़ वगैरह उसका कुछ भी नहीं है, और वो मैं देख कर आया हूँ। समझ, नियर देम, उसी के सामने, ऑन द सैंड, रेत पर, हाफ संक, आधा धसा हुआ है, रेगिस्तान में आधा धसा हुआ है,
अ शैटर्ड वाइसेज, एक टूटा फूटा चेहरा, एक टूटा फूटा चेहरा, धसा हुआ है। आपकी जो है ना टाइटल पेज जो बुक की उसमें भी ये पूरी डायग्राम बनी हुई है, ज़्यादा बेहतर आप उसको देख सकते हैं यकीनन। जो इस नज़म में आप देखेंगे ना पेज नंबर 196 में ना 195 में आपको मिल जाएगा। ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पर बनाई उसको आप 195 में देख सकते हैं। दिख रहा है 195 में, देखें यही मंजर दिख रहा है। ओके, यस, रियल में तो वो ट्रंक आपको दूर कहीं दिख रहा है कि एक लेग्स हैं और ट्रंक नहीं है, और कहीं दूर कहीं एक कोने में जो है वो सर पड़ा हुआ है, आधा धसा हुआ है, देखिए आप। ओके, तो हाफ संक, आधा डूबा है, शटर्ड वाइसेज लाइज, वहां रखा हुआ है एक टूटा फूटा चेहरा, टूटा फूटा चेहरा है। पुराने ज़माने से, जो कि कदीम ज़माने में हज़ारों साल पहले इसको रैमसेस II ने बनवाया था अपने इस मुजस्मे को। खुसफ्रोन एंड इंकन लिप्स, जिसके गुस्सीले, फ्रोन जिसके चेहरे में गुस्सा है, एंड रिंकल लिप्स, और झुर्रियाँ लगी उसके लब है, मतलब झुर्रियाँ लग चुके हैं उसमें, एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड, और गुर्राहट है जैसे कि हुक्म दे रहा हो, मतलब रोब, दबदबा, तकब्बुर, घमंड, गुरूर, ये उसके चेहरे से झलक रहा है कि जब इसमें ज़माने में जब ये होगा तो इसी तरह का एटीट्यूड इसका होगा, चूँकि बड़ा घमंडी बादशाह था फिरौन। टेल दैट, इससे पता लगता है दैट इट्स स्कल्प्टर, कि इसका जो स्कल्प्टर है, इसका जो मुजस्समा साज है, स्कल्प्टर कहते हैं मुजस्समा साज को, मुजस्समा बनाने वाले को, इसका जो मुजस्समा साज है, वेल दोज पैशंस रीड, उसने बहुत अच्छी तरह से इन जज्बात को पढ़ा है कि जो भी इस मुजस्समे ने, स्कल्प्टर होता है जो स्कल्पचर्स बनाते हैं, कि स्कल्प्टर ने जब इस मुजस्समे को जो बनाया था ना अपने दौर में, मतलब ये किसी उसी के दौर में बना होगा, ये रैमसेस II के दौर में, उसने बड़े ठीक से, बड़े अच्छी तरह से, वेल दोज पेशेंस रेड, ये रीड नहीं यार, रेड है यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म में, पढ़ा था कि उसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था उसके जज्बात को, कि ओज़िमेंडियस रैमसेस II जो था किस तरह का बंदा था। तो गुरूर, घमंड, गुस्सा, ये सब उसके चेहरे पे रहता था, दिख जाता था वो। विच येट सर्वाइव, जो अब भी जिंदा हैं, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, ये छप चुके हैं इन बेजान सी चीज़ों में। लाइफलेस थिंग्स से मुराद यहाँ पर स्टेचू की बात की जा रही है, यहाँ पर उससे बात की जा रही है स्टेचू जो मुजस्समा है, कि अगरचे ओज़िमेंडियस तो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका जो चेहरा है, उसके जो जज्बात हैं, उसके चेहरे के जो तासुरात हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो क्या हो गए, वो छप गए इन लाइफलेस थिंग्स में, इन बिना जान के बेजान चीज़ों के अंदर छप चुके हैं। और आज ही में हमें पता है कि वो शख्स कैसा था, मतलब गोसीला था, घमंडी था। द हैंड दैट मॉक दैम एंड द हार्ट दैट फेड, और किसने छापा इसको, द हैंड दैट मॉक दैम, उन हाथों ने जिसने इस मुजस्समे को बनाया, एंड द हार्ट दैट फेड, और वो दिल जिस दिल से इसको बनाया गया। फेड से क्या मुराद है, यस, फीड के सेकंड फॉर्म है फेड, द हैंड दैट फेड, जिसने उसको यहाँ पर था लगाया, फीड किया, फीड करना बोलते हैं ना, फीड कर दिया एक चीज़ को, मतलब जिस हाथ ने उसको बनाया और जिस दिल से उसको यहाँ पर लगाया गया, तो उसको सही तरह से पता था कि ये जो रैमसेस II है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो कितना घमंडी और गुरूर वाला है, कितना प्राउड ही है वो नेचर में। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ऑक्टेव। समझ में आ गई बात यहाँ तक कि एक मिस्र से आने वाला एक शख्स जो इजिप्ट से आया था, वो कोई ग्रीक ट्रैवलर होगा, वो कोई यूनानी कोई मुसाफिर था, उसने शैली को बताया कि मैंने देखा है, मैं एक जगह से गुजरा रेगिस्तान से, मैंने देखा दो पैर, दो टांगें हैं मौजूद, ठीक है, और धड़ नहीं है उसका, और कहीं दूर ज़मीन पर आधा धसा हुआ सर है, और उसका जब चेहरा मैंने देखा, जब उसका चेहरा मैंने देखा तो उसके चेहरे में रऊनत थी, उसके चेहरे में गुर्राहट थी, गुस्सा था, घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, प्राउड था वो। इसका मतलब कोई प्राउडी बादशाह तो कोई शायद ये जिसके स्टेचू यहाँ पर लगाई गई है, जिसको घमंड था अपने आप पर। समझ में आ गई बात, क्लियर है, बिल्कुल सही तरह से समझें। न्यू बुक आई है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप परेशान हो जाएं कि सर अब क्या होगा, तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह से पुरानी बुक पढ़ते थे उसी तरह से मैं न्यू बुक यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा डिटेल के अंदर, बिल्कुल है ना, हर चीज़ मतलब तक समझ में कोई मुश्किल नहीं आई। मतलब बुक चेंज होने से अच्छा हुआ कि एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया, तो मज़ा आ रहा है। बोरिंग टॉपिक हटा के इंटरेस्टिंग डाल दिया ना, तो अच्छी बात है। एंड ऑन द पेडेस्टल, सेकंड अब एसेस्टेट पे आते हैं, लास्ट 6 लाइन्स, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले कि मैं सस्ते से स्टार्ट करूँ, कि ये जो ऑक्टेव होता है ना, उसकी हर लाइन लिखी जाती है आइएम्बिक पेंटामीटर में। आइएम्बिक पेंटामीटर, अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, 1 मीटर में ना 2 सिलेबल होते हैं, 1 मीटर में 2 सिलेबल होते हैं। पेंटामीटर में टोटल हमारे पास 10 सिलेबल होंगे। पहले ये 10 सिलेबल समझ जाओ। 1 मीटर में 2 सिलेबल होते हैं और पेंटामीटर में 10 सिलेबल हो जाएंगे। तो हर लाइन पेंटामीटर है। एक तो मीटर आप लेंथ की यूनिट होती है ना फिजिक्स में के, और 1 मीटर हम यहाँ पर शायरी के अंदर भी एक एलिमेंट ऑफ पोइट्री है ये, ठीक है, पेंटामीटर। इसका मतलब हर लाइन 10 सिलेबल पर है। सिलेबल किसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ। आई मेट आ ट्रैवेलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड, 10 सिलेबल्स यहाँ पर आएंगे इस तरह से। हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, 10 आ गए। हर बार 10 बार स्टॉप लगेंगे बोलने में हर लाइन को। स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड, 10 आए। इसको हम लोग बोलते हैं पेंटामीटर लाइंस। सोनेट जब भी लिखी जाती है पेंटामीटर लाइंस में लिखी जाती है। हर लाइन में 10 बार ब्रेक्स आ रहे होते हैं। मैं वर्ड्स नहीं कह रहा, मैं सिलेबल्स कह रहा हूँ। सिलेबल समझते हो? जैसे ब्यूटीफुल 3 सिलेबल हुआ, तो ये पेंटामीटर की लाइन है। और आइएम्बिक पेंटामीटर किसे कहते हैं? एक स्ट्रेस्ड होगा, एक अनस्ट्रेस्ड होगा। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड, मतलब इसमें यहाँ पर क्या होता है, जब इसको बीट पे बजाया जाता है ना, तो एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस आता है। इसको भी आप छोड़ दें, अभी फिलहाल ये टॉपिक हमारा नहीं है। बस ये मैं बता दे रहा हूँ 10 सिलेबल है, बस ये याद कर लें। वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा, मैं नज़म से पोम की तरफ वापस आता हूँ, ठीक है। बस पेंटामीटर ये याद रखिएगा, 10 सिलेबल है हर लाइन के अंदर। ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भूल गया था स्टार्ट में आपको देना। एंड ऑन द पेडेस्टल, सस्टेट पे आते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं। एंड ऑन द पेडेस्टल, और इस पेडेस्टल पर, इस पेडेस्टल पर, और इस पेडेस्टल किसे कह रहे हैं? दिस इज द पेडेस्टल। बेस, यस बेस नीचे है उसके। दिस इज पेडेस्टल, जिसके ऊपर ना मुजस्मा रखा होता है। नीचे पेडेस्टल होता है ना चकोर सा, उसके ऊपर मुजस्मा पूरा बनाया जाता है। पेडेस्टल पर दीज वर्ड्स अपीयर, ये अल्फाज लिखे हैं, आज भी ये अल्फाज लिखे हैं पेडेस्टल पर। और रियल में अगर आप कभी जाएंगे इजिप्ट में, ये अल्फाज आज भी लिखे हुए हैं ओzymandias के स्टेचू पर। तो स्टेचू तो आज भी इस तरह की। अब ये क्या ब्लू से मैंने इसको लिखा है ताकि मैं इसको हाईलाइट कर दूं। ये वो लाइन्स हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने ग्रीन से शो किया, बट पूरा नहीं लिखा है, वो ऊपर लिखा भाई, जूम कर दिया जाए इसको। तो माई नेम इज़ ओzymandias, मेरा नाम है ओzymandias, मैं हूँ ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। मैं किंग ऑफ द किंग्स हूँ, बादशाहों का भी बादशाह हूँ मैं। मतलब इतनी घमंडी मतलब सोच है कि बादशाहों का भी बादशाह हूँ मैं, किंग ऑफ द किंग्स हूँ मैं। लुक ऑन माई वर्क्स, देखो मेरे कामों को, देखो मेरे कारनामे, देखो मेरे काम। अच्छा, जिस वक्त ये स्टेचू बनाया जा रहा होगा ना, उस वक्त आसपास बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें वगैरह, बहुत सारी खूबसूरत इमारतें, गार्डन्स, ये सब होंगे ना। तो ये अभी तो रेगिस्तान है, दूर दूर तक रेत है। लिखा हुआ क्या है? लुक ऑन माई वर्क्स, देखो मेरे कामों को, देखो मेरे काम। जी माइटी, जो बहुत ताकतवर हैं, बहुत बड़े बड़े मैंने बिल्डिंगें बनाई हैं। जी माइटी, ये मतलब दी माइटी, ठीक है, जो बहुत ताकतवर है। एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ कि तुम कभी नहीं कर पाओगे ऐसा। मतलब ये चैलेंज कर रहे हैं दूसरों को कि देखो मेरे काम को और ऐसा कोई काम तुम करके दिखा दो। मायूसी तुम्हारे नसीब हो कि तुम नहीं कर पाओगे ऐसा। इतनी तकब्बुर वाली मतलब अल्फाज इसने लिखाए थे, आज भी लिखे हुए नक्शे ये अल्फाज। माई नेम इज ओzymandias, किंग्स ऑफ द किंग्स, लुक ऑन माई वर्क, सी माइटी एंड डिस्पेयर। देखो मेरे काम को, कितने बड़े काम है मेरे, और ये काम ऐसे तुम कभी नहीं कर पाओगे, मायूस हो जाओगे, डिस्पेयर हो जाओगे। अब आगे रियल में क्या है? नथिंग बिसाइड रिमेन्स, और उसके आसपास कुछ भी मौजूद नहीं है, कुछ बाकी नहीं है। अब इसको दूर दूर तक इसके आसपास देखेंगे ना, तो रेगिस्तान है, चटियल मैदान है, रेत है, रेगिस्तान सहरा है, ना पेड़ उगती है, ना फूल खिलते हैं, ना कोई इमारत है, ना कोई आदम ना आदम की ज़ात, कुछ नहीं है। रेगिस्तान के बीचों बीच अब तक ऐसे खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ बाकी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। राउंड द डिके, सब उसके आसपास सब कुछ सड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। ऑफ दैट कोलोसल रैक, राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रैक, कोलोसल बहुत बड़ा, रैक बाकियात,
जो बहुत बड़ा ये मुजस्मा, टूटा फूटा मुजस्मा, उसको रैक कह रहे हैं, जो रैकेज का शिकार है, जो टूट फूट का शिकार है। ये इस मुजस्मे के आसपास कुछ नहीं बचा, सब मर चुका है। बाउंडलेस एंड बेयर, दूर दूर तक ताहिद निगाह, जहाँ तक नज़र जाती है बेयर, खुली हुई है। द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, अकेली, सिर्फ अकेली रेत, लोन एंड लेवल, अकेली एक लेवल पर एक रेत है, स्ट्रेच फार अवे, जो बहुत दूर तक कहीं फैली हुई है, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ धूल, मिट्टी, रेत। रेगिस्तान तो ऐसे ही होता है ना। द ग्रेट सहारा डेजर्ट है ये, जो कि सहारा डेजर्ट के ऊपर ही इजिप्ट बना हुआ है। सहारा डेजर्ट आपको पता है बिगेस्ट डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। दूर दूर तक कह रहे आप देखते रहे, दूर दूर तक आप जाते रहे, आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखने वाला, आपको सैंड दिखेगा, सिर्फ रेत दिखेगा सिर्फ। मतलब ओzymandias, रैमसेस II जो फ़िरौन था, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि मेरा नाम हमेशा रहेगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, मेरा काम देखो कैसा है, मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हर एक ज़ीरो को मौत का जायका चखना है, हर इंसान को मरना है ना। इसलिए घमंड, तकब्बुर, हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम तो, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, हम तो, आप और हम में तो कुछ नहीं है ना। फ़िरौन के पास तो फिर भी बहुत कुछ होगा उस दौर में, बादशाह था ये इजिप्ट का। बट वी द कॉमन पीपल, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो हम किस बात के घमंड करते हैं, है ना। हम किस बात से अपने आप को बेहतर समझते हैं। तो ये चीज़ है कि हमेशा कभी अपने आप को गुरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं, अल्लाह ताला इसको बहुत नाराज़ होते हैं और उसके साथ बहुत सख्त सज़ा देते हैं। वो कहते हैं ना, एक शेर कहा था कि निगाह ऐब गेरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई ज़िंदगी अकबर था, मगर जब एहतसाब नफ्स पे ये दिल हुआ मायल, हुआ साबित कि हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। मगर जब एहतसाब नफ्स पे ये दिल हो गया मायल, हुआ साबित कि हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। तो इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा ना समझे कि मैं दूसरों से ऊपर हूँ, दूसरों से बरतर हूँ। क्योंकि आप देखते हैं शिकस्ता कब्रों में आप गौर करते हैं, ग्रेव यार्ड्स में आपको पता होता है कि कहते ना कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, सुना है ना कि भाई हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई, मतलब नौजवान कैसे 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 लोग दुनिया में ज़मीन ने खा के उनको निगल लिया, हड्डी भी नहीं छोड़ी। हम और आप क्या चीज़ हैं। तो इस चीज़ को सोचना है, इस चीज़ के बारे में। आप कुछ भी बन जाएँ, कैसे भी हो जाए, बट सिंपलिसिटी और चीज़ हैं, और जो अपने हम्बलनेस से आजिज़ी इनके सारी है, वो हमेशा अपने अंदर रखें। कभी अपने आप को बड़ा इंसान ना समझा, कोई ओहदा मिल गया, कोई ओहदा मेरे पास आ गया, आपके पास आ गया, अपने आप को पूरा अपना बड़ा ना समझे दादा, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें। क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है ना भाई। झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो फलदार दरख्त होता है ना, वो हमेशा झुका हुआ रहता है, और जो फल नहीं देता ना दरख्त, वो हमेशा अकड़े हुए रहते हैं। कभी आप देखें, जिन दरख्त में फल नहीं उगते ना, वो लंबे लंबे एकदम ऊंचे ऊंचे होते हैं, अकड़े हुए बिल्कुल। और जिन दरख्तों में फल लगेगा वो हमेशा थोड़ा झुका रहेगा, उसकी डालियाँ झुकी रहेंगी। फलदार दरख्त बनो, समझ गए। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अवे। लोन एंड लेवल पे मैंने नीचे लिखा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसे कहते हैं? एलिट्रेशन का मतलब होता है काफिया, हम काफिया अल्फाज, सेम साउंड वाले अल्फाज। एलिट्रेशन का मतलब होता है सेम साउंड। कभी कभार शायरी के अंदर अल्फाज ऐसे लिखे जाते हैं जो सेम होते हैं साउंड में, जैसे लोन एंड लेवल, लोन और लेवल सेम साउंड में आ रहे हैं, लोन एंड लेवल, तो ये एलिट्रेशन है। जब इस तरह के सेम अल्फाबेट वाले वर्ड्स आते हैं ना, उसको काफिया एलिट्रेशन कहा जाता है। मतलब रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स, रिपीटिशन ऑफ द साउंड, इससे एक अच्छा इफेक्ट आता है शायरी में। उर्दू में जैसे कहता है ना कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये क्या है? इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज में एलिट्रेशन है। तो इससे क्या होता है, एक अलग इंपैक्ट आ जाता है, शायरी में खूबसूरती आ जाती है। समझ में आ गई बात?